हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर बिजनेस स्टडीज। इसमें हम लोग चैप्टर 2 कवर कर रहे थे जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं जो कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स होते हैं ये वाले, बट उसमें से 5 प्रिंसिपल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल्स हमारे कवर हो गए और यहाँ से यहाँ तक हमारे प्रिंसिपल्स अभी रहते हैं। तो आज जो हम प्रिंसिपल कवर करेंगे वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 6th प्रिंसिपल जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके यहाँ कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है जॉब करने के लिए, तो उसका अपना अलग पर्पस होगा। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी पर्सन जॉब करने के लिए आ रहा है तो उसका अपना एक पर्पस होगा। या तो वो अपनी ग्रोथ के लिए आ रहा होगा, या वो कुछ अर्न करने मतलब पैसा कमाने आ रहा होगा, या कुछ लर्न करने, कुछ स्टेटस के लिए, या फिर वो बहुत कुछ नया सीखे एक नई ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज के लिए आ रहा है, या जो भी मतलब उसका अपना पर्पस हो सकता है। या हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर सब लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। बट हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि ठीक है, आप आए तो अपने इंटरेस्ट की वजह से हैं, बट आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको एक जर्नल इंटरेस्ट देखना है। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज बेटर है, आपको वो चीज देखनी है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना पर्पस सॉल्व करें और निकल लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज करिए कोई मैनेजर है ना, और उसने किसी भी चीज का कुछ उसको रॉ मटेरियल खरीदना है या कुछ भी करना है, तो उसने क्या करा, वो गया और उसने प्राइस लिस्ट ले ली। अब प्राइस लिस्ट ले ली तो और उसको कोई चीज महंगी दिख रही है, सस्ती दिख रही है, बट उसने उसको बार्गेनिंग नहीं करी या उसने प्राइसेस को कंपेयर नहीं करा, और बल्कि जो वो प्रोजेक्ट था वो अपने किसी रिलेटिव को दे दिया। तो ये बिल्कुल ज्यादा गलत है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पावर का मिसयूज करा। क्लियर? तो हमें इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले कि हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना है। ठीक, और दूसरी चीज ये कि मतलब हमारा इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए कहीं कहीं पर भी। ठीक है, कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट पहले रख दिया, कंपनी से ज्यादा मतलब अहमियत हमने अपने इंटरेस्ट को दी, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत है। क्लियर? मतलब पैसा ज्यादा आए और प्रॉफिट कम आए, ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना, कि भाई हम पैसे तो खूब कमा लें लेकिन हमारे को प्रॉफिट ना आए, तो वो चीज नहीं। तो मैनेजर अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ना सोचे, उससे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सोचना चाहिए। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अलाउड। एक एम्प्लॉय का खुद का इंटरेस्ट अलाउ नहीं है टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन दोज ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप को छोड़कर वो अपना इंटरेस्ट देखे। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इंक्लूड मैनेजर का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो रॉ मटेरियल खरीद रहा हो, तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। अब सपोज करो कि मैं इसमें केस स्टडी में आपको बताती हूँ कि कोई मिस्टर मल्होत्रा है जो कि फाइनेंस मैनेजर है, कहाँ? एबीसी लिमिटेड में। तो उनको अपनी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना था कहीं पर भी, अमृतसर में मान लीजिए। तो डायरेक्टर जो कंपनी का था, उन्होंने रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव एज देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डे। तो जो उनके मेन कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को बोला कि भाई आप ना अपना फैमिली फंक्शन में जो आपको जाना है आप उसको कैंसिल करो, क्योंकि हमारे कंपनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है कोई। तो मिस्टर मल्होत्रा ने तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने अपना जो ट्रिप था वो कैंसिल कर दिया कि नहीं, मैं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पे मीटिंग अटेंड करनी है। तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल आया? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कहोगे कि इसके अंदर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, ये वाला प्रिंसिपल यूज हुआ है। बिकॉज उन्होंने अपना महत्व नहीं देखा कि उन्हें कहाँ जाना था, कहाँ फैमिली के साथ जाना था, नहीं, उन्होंने उस चीज को नहीं देखा, उन्होंने कंपनी का इंटरेस्ट देखा कि भाई मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं अपने घर के काम कैंसिल कर देता हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है सैलरी, क्या पैसा हमें मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर यही है कि
जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक फेयर वेजेस या सैलरीज मिलनी चाहिए। फेयर वेजेस सैलरी मतलब कि जो बंदा जिस काम का है, जितना हम उससे यूटिलाइजेशन ले रहे हैं, हम उसे प्रॉपर सैलरी पे करें उसका, ठीक। मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम जो है उसको उस हिसाब से नहीं दे रहे कि आप, अच्छा वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसको इतने रुपए सैलरी ऑफर करी, जबकि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उतना पैसा मिल भी नहीं रहा है ना, मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज को उस हिसाब से पैसे दें जितना वो डिजर्व करते हैं और हम जितना बियर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती और हम उससे ज्यादा महंगा कोई एम्प्लॉय रख लें, ऐसा कभी नहीं हम लोग करते हैं। और अगर करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है लॉस हो गई होगा, ठीक। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन फेयर रेम्यूनरेशन फॉर एवरीवन, कि अगर सबको फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा तो एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट काम में बना रहेगा। दिस इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन, मतलब इसके अंदर फाइनेंशियल कंपनसेशन भी होता है और नॉन फाइनल भी, कि भाई अगर आपने एम्प्लॉयज को काम करवाया या कोई फेस्टिवल के टाइम पे आप उनसे एक्स्ट्रा रोक रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप उनको ओवर टाइम दो, बोनस दो, इंसेंटिव्स दो, तो एम्प्लॉयज का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, ठीक, काम करने के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको इस गिवन पिक्चर से हम समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक बॉस है और इसके अलग अलग ये सबऑर्डिनेट्स है, मतलब ये अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक बॉस ही सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सबको ऑर्डर कर रहा है, तो इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो काम है हमारा वो हमें एक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है और हम उस काम को प्रॉपर कर पा रहे हैं, क्लियर। और हमें भी अगर कुछ रिपोर्टिंग करनी है तो हम डायरेक्ट अपने बॉस को बता देंगे, ये चीज होती है सेंट्रलाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मेन पर्सन है जिसने 3 पर्सन्स को थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दी, मतलब थोड़ा थोड़ा दे दिया, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, फिर उन्होंने आगे लोगों को काम बांटना शुरू करा या उनसे डिसीजंस लेने शुरू करे, है ना। तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एक ही सबको गाइड नहीं कर रहा, उसने डिपार्टमेंट्स बना दिया और उन डिपार्टमेंट्स का हेड हो गया कि जो इस काम को देखेगा, ठीक। अब बात आती है कि अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका सेंट्रलाइजेशन काम कर जाएगा, बट अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन में जाना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, और ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सोचो कि आपके ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। अब इसके अंदर जो हमने पढ़ा भाई, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे किसी को दे देते हैं, आगे लोगों को बांट देते हैं, तो उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब हमने अथॉरिटी को नीचे दे दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसेंट्रलाइजेशन। कि भाई सपोज करो हमने इनको काम दे दिया, अब ये अच्छा काम करवा रहे हैं उनसे, तो ये चीजें क्या है, नीचे वाले ज्यादा अच्छा काम ले सकते हैं ना, ताकि आपका जो काम है वो थोड़ा फास्ट भी होगा। ये नहीं है कि अगर आप नहीं हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब इसे पढ़ लेते हैं। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू हाउ क्लोज एम्प्लॉयज आर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस से एम्प्लॉयज कितनी पास हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू एम फॉर एन एप्रोप्रिएट बैलेंस, ठीक। कि मतलब हम एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, हम ऐसा भी ना करें कि हम पूरी की पूरी अथॉरिटी किसी को दे दें, लेकिन हम एक बैलेंस बनाकर रखें अपने काम में, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर चेन। अब ये स्केलर चेन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या, वो हम इस गिवन चार्ट से समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे जो मैंने एक चार्ट है, इसमें एरो दिख रहा है A B C, तो ये एक स्केलर चेन है। मतलब A जो है वो B को ऑर्डर देगा, B C को ऑर्डर देगा, C D को ऑर्डर देगी और D E को ऑर्डर देगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चलेगी, मतलब एक लाइन से एक चेन बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि A डायरेक्ट C को ऑर्डर दे देगा या A डायरेक्ट D को ऑर्डर दे देगा, नो, ऐसा नहीं होगा। एक एक करके वो ऑर्डर देंगे और ऐसे ही इसके अंदर होगा कि A P को ऑर्डर देगा, P Q को ऑर्डर देगा, Q R को और R S को ऑर्डर देगा, ठीक है। इस तरह से ये चेन के हिसाब से चलता है, तो इसे हम बोलते हैं स्केलर चेन,
ठीक, अब दूसरी बात आती है कि जब ये अथॉरिटी 8 से बी पर जाएगी, बी से सी पर जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ना अपना एक प्रिंसिपल कि भाई एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, यानी कि अथॉरिटी जो है वो हम एक दूसरे को नीचे दे रहे हैं। बट अगर ई से कोई चीज डी पे जा रही है, डी से कोई चीज सी पे जा रही है, जैसे कि आप ये एरो देख रहे हैं, इट मींस नीचे से ऊपर कोई चीज जाएगी तो वो क्या होगा? वो ग्रीवेंस होंगे या फिर सजेशन होगा। ग्रीवेंस माने शिकायतें होंगी या फिर सजेशंस होंगे। ठीक, जैसे स्कूल में होता है, मान लीजिए प्रीफेक्ट है, वो टीचर को जाके बोलेगा, टीचर कोऑर्डिनेटर को बोलेगी, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को बोलेगा, एक चेन चलती है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है। अब सपोज करो ये दो चेन्स चल रही हैं, एक इधर एक इधर। अब डी को अगर आर को कोई बात कहनी है तो क्या तरीका है कि पहले डी सी को बोले, फिर सी बी को बोले, फिर ए को बोले, ए पी को, क्यू को, आर को, ये बड़ा लंबा हो जाएगा ये, है ना। तो ये कायदा तो यही है। बट अगर हम ऐसा कर देते हैं कि डी डायरेक्ट आर को, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पर हैं, आर को कुछ ऑर्डर दे दे या आर से कुछ सजेशन ले ले या काम कर ले, तो इसे बोलते हैं हम गैंग प्लैंक। ठीक, तो किसे क्या बोलेंगे? गैंग प्लैंक। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इस प्रिंसिपल के? कि सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो सिस्टमैटिक हो रही है और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अरे उसने कुछ कहा था मैंने सुना नहीं, या मैंने आपको कुछ चीज बोली, आपने नीचे वाले को वो 80% ही बताई, उससे नीचे वाले को वो और से भी कम जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी इसके अंदर। आप इसके अंदर प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। क्लियर? आपको स्केलर चेंज क्लियर हो गई। इसके अंदर क्या है? एम्प्लॉयज शुड बी अवेयर ऑफ वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशंस हियरार्ची और चेन ऑफ कमांड। जो चेन मैंने आपको दिखाई कि एम्प्लॉयज को पता होता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर? अब हमारा 10th जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सही पोजीशन दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई सामान कहीं रखा है तो वो प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सामान कहीं पड़ा है, कोई कुछ कहीं पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज अपने पर्टिकुलर स्पेस पे रखी होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम ऑर्डर। अब सपोज करो कि आप मतलब कोई मैकेनिक है और वो कोई व्हीकल ठीक कर रहा है, तो ऐसा ना हो उसको व्हीकल ठीक कर रहा है, पता चला किसी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ी तो वो भाग के फिर अंदर जा रहा है और स्टोर में से वो चीज लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक अपने टूल बॉक्स होना चाहिए जिसे लेकर वो काम करे और उसके पास ही रहे। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में ये भी चीज होती है कि हम अपने एम्प्लॉयज की एनर्जी वेस्ट ना करें, बिल्कुल बेकार की भागदौड़ में हम उसका काम खराब ना करवाएं। तो वो क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब जैसे सपोज करो मैं एक केस स्टडी लेती हूँ कि एक स्कूल है, उसमें जो बुक्स हैं वो ऑफिस में रखी हुई हैं, चौक जो है वो लाइब्रेरी में रखी हुई है, ऑफिस की रिकॉर्डर फाइल जो है वो स्टाफ रूम में रखी गई है। तो अगर ऐसा है तो कौन सा प्रिंसिपल है जो बिल्कुल खराब किया जा रहा है? तो वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, क्योंकि भाई बुक्स तो लाइब्रेरी में होनी चाहिए ना, है ना। ये थोड़ी ना है कि कुछ भी, और ऑफिस की जो रिकॉर्ड या फाइल है वो स्टाफ रूम में क्या कर रही है? वो ऑफिस में होनी चाहिए, वहां की कबर्ड में होनी चाहिए, है ना। या कोई फाइल के लिए कोई क्लॉक रूम होना चाहिए जहाँ पे वो चीजें रखी जाए। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्लियर? इसे हम पढ़ लेते हैं। द वर्क प्लेस फैसिलिटीज मस्ट बी क्लीन, टाइडी एंड सेफ फॉर एम्प्लॉइज। एवरीथिंग शुड हैव इट्स प्लेस। साफ सफाई होनी चाहिए और प्लीज, और हर चीज की अपनी एक प्लेस होनी चाहिए, वो यहाँ वहां ना पड़ी हुई हो, क्योंकि अगर ऐसे बिखरी हुई होगी तो फिर वो काम भी नहीं हो पाएगा ना प्रॉपर, आपको मिलेगी नहीं टाइम पढ़ने पर वो चीज। तो आज भी हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, और क्योंकि हो ही रही है थोड़ी सी लंबी, मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ। जो हमारे और प्रिंसिपल्स बच गए हैं, जो हमने देखे थे ये वाले प्रिंसिपल्स, आज हमारा ऑर्डर तक हमने कवर कर लिया है। जो हमारे 4 प्रिंसिपल्स और बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप इसको यहाँ तक ही पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए। इसको हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।